चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ है कुमार मित्र की बुक से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको। हमारा सबसे पहले पाठ का नाम है कूलॉम का नियम व विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। कई सौ सालों से हमारे दार्शनिक लोग ये देख रहे थे कि जब हम आबनूस की छड़, आबनूस एक किस्म की लकड़ी जैसा एक पदार्थ होता है, जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर ऐसे रगड़ते हैं या हम कांच को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इन आबनूस के कांच के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है कि उनको खींचते हैं अपनी तरफ। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। आप अपने सूखे बालों में जब आप कंघा करते हैं इस तरीके से तो आप देखना कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये आबनूस, ये कांच या हम बात करते हैं कंघे की, इसके अंदर जो ये तिनके, भूस के छोटे छोटे तिनके या छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने या खींचने का जो गुण आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये विद्युत है। क्या है ये? विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। ये गुण विद्युत है, अट्रैक्ट करने का गुण विद्युत कहलाता है। यानी ये पदार्थ जो है वो विद्युत में हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ आबनूस या कांच क्या हो चुका है? ये आवेशित हो चुका है और इनके ऊपर चार्ज आ गया है। क्या आ गया है? चार्ज आ गया है, यानी आवेश आ गया है इनके ऊपर। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब आबनूस को बिल्ली की खाल पर रगड़ रहे हैं तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। मान लिया भाई जैसे आज हरा रंग है, हरे रंग को हरा रंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बड़ों ने इसका नाम शुरू में हरा रखा था। तो ठीक इसी तरीके से आबनूस पर हमने माना कि नेगेटिव चार्ज है और कांच के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, जैसे ये हमारे पास में आबनूस की एक छड़ है और एक हमारे पास में दूसरी आबनूस की छड़ है, दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, या ये कह सकते हैं ये आबनूस है और ये हमारे पास में एक छड़ है, ये कांच की छड़ है, इस पर प्लस चार्ज है, ये भी कांच की छड़ है, प्लस चार्ज है, यानी दोनों में सेम चार्ज है। तो ये क्या होता है? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। और अगर यहाँ बात करते हैं कांच की, यहाँ दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी सेम चार्ज, समान आवेश, सेम प्रकृति क्या करती है कि वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अब अगर हम इस प्रैक्टिकल को इस तरीके से करके देखते हैं कि एक छड़ हमारे पास में ये आबनूस है, माइनस माइनस है, और दूसरी छड़ हमारे पास में ये प्लस प्लस कांच की छड़ है। तो अगर हम इनको पास लेकर जाते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि हमारे पास में दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। समान आवेश, सेम नेचर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। क्लियर? ओके। हमारा सेकंड टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। तो जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यू नो वेरी वेल, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। यानी कि उस टाइम में सबसे छोटा पार्ट मानते थे हम परमाणु का। जैसे कि डाल्टन ने भी बताया था, हमारे भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने भी बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग है उसको नहीं तोड़ सकते, परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने नई खोजें की और फिर परमाणु को भी तोड़ लिया। तो हम ये मानते हैं कि पदार्थ, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? ये परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिन पर धन आवेश होता है, और इनके साथ में होते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता। यानी ये हो गया हमारा नाभिक। और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, यानी ये कक्षा एक दूसरे को नहीं काटती, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है। दोबारा समझिएगा कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के अंदर नाभिक होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं और इनके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि हमारे पास में ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7n14, यानी इसका परमाणु क्रमांक 7 हुआ और इसका परमाणु 1214। मतलब क्या हुआ इसका कि इसके अंदर 7 तो प्रोटॉन है, 7 इसके अंदर न्यूट्रॉन है और 7 इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल m से भी दिखाते हैं, 7 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता।
तो आप क्या कह सकते हैं कि 7 प्रोटॉन प्लस 4 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 4, टोटल कितना हुआ 0। भाई 7 प्लस 7 माइनस टोटल क्या हुआ 0। यानी कोई भी परमाणु नेट आवेश जो उस पर होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश भी समान होता है, तो क्या होगा कि नेट यहाँ पर ये 0 होगा। अब देखिए, जैसे आप ये कंडीशन देखिए, हमारे पास में 7 और 14 ये एक क्या है, परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है। इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन होती है। अब इसकी कंडीशन हो जाएगी 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है ऑलरेडी इसकी कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसने ग्रहण किया है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्या हुआ, ये 7 प्लस 7 माइनस एक दूसरे को काट दिए, तो क्या हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि जब ये ग्रहण करता है तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर आप ये केस देखते हैं 7 और 14, ये हमारे पास में है परमाणु। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया है। अब देखिए क्या हुआ, 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन हटा है यहां से हटेगा ये, तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 6 प्रोटॉनों को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, एक प्रोटॉन का चार्ज बचेगा इक्वल टू क्या, पॉजिटिव। यानी कि ये त्याग की बात हम करते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी परमाणु, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो क्या हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, प्रोटॉन तो उसके सेम है, तो क्या मतलब हुआ कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात? थैंक यू। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के अंदर से बाहर जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ही अंदर आ सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ना पैक होते हैं, टाइटली पैक। आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, फिर एक दूसरे को वापस क्यों नहीं कर रहे। सही बात, प्रोटॉन एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, मगर वहां पर वो एक बहुत ही अति प्रबल, बहुत हाईली एक फोर्स होता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके जरिए से वो बंधे हुए होते हैं नाभिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण। आपने जैसे कि ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, 9th 10th में आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। जिस तरीके से ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक इसी तरीके से आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि इसको क्या किया जा सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जब हम आवेश का ट्रांसफर करते हैं तो मोस्टली वहां पर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही देखते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिस वस्तु में, जैसे कि मान लो ये हमारे पास में वस्तु ए है, ये हमारे पास में वस्तु बी है, इससे इधर इलेक्ट्रॉन चले गए इस साइड में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक कूलाम की। MKS पद्धति आपने पढ़ा होगा, MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम या SI इंटरनेशनल सिस्टम। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या मात्रक होता है, कूलाम। देखिए, जैसे बात करते हैं हम विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, I = Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Q = I × T। I का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है यहाँ पे एम्पियर, और ये T समय का मात्रक हो गया सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, कूलाम। तो इससे एक बात हमारी समझ में आती है, Q = 1 कूलाम। कब होगा ये, अगर I = 1 एम्पियर और T = 1 सेकंड। तो एक कूलाम की क्या परिभाषा कर सकते हैं कि किसी भी परिपथ में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक तार में कहीं पर भी 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो बहने वाले आवेश का मान 1 कूलाम हो गया। ये कूलाम की डेफिनेशन है। दोबारा समझिए, 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर धारा बह रही हो तो वहां पर बहने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो कूलाम इसका नियम है।
इसको हम बोलते हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम के नियम को जानने से पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। बताता चलो, हमने से आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। एक चीज होती है अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल, और एक चीज होती है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। ये निशान है, जैसे A प्रोपोर्शनल B, मतलब क्या है इसका कि A का मान बढ़ाने पर B का मान बढ़ता है, A का मान घटाने पर B का मान घटता है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहां से हम बनाना खरीदते हैं, हम उसको कुछ पैसे, कुछ रुपए देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो जैसे जैसे हम रुपए बढ़ाते जाएंगे, दुकानदार उसी हिसाब से बनाना बढ़ाता जाएगा, यानी हम ज्यादा के लेते हैं। यानी कि एक राशि के बढ़ने पर अगर दूसरी राशि बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, उसी अनुपात में बढ़ना या घटना। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन कैसे? A व्युत्क्रमानुपाती 1/B, यानी अगर इसका मान B का मान बढ़ता है तो A का मान घटता है, और अगर B का मान घटता है तो A का मान बढ़ता है। देखिए जैसे हमारे दो शहर है, यहाँ पे दिल्ली है और ये आगरा है, दो मेजर सिटी है हमारे इंडिया की। तो जैसे जैसे हम दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा? जैसे जैसे दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ते हैं, यानी दिल्ली से हमारी दूरी बढ़ती है, आगरा से हमारी दूरी घटती है। क्लियर? जैसे जैसे हम दिल्ली के से दूर बढ़ते जाएंगे, आगरा के हम नजदीक होते जाएंगे, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है? घट रही है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु की ओर, कुलाम का नियम। कुलाम ने बताया कि अगर कोई दो बिंदु आवेश कहीं पर भी रखे हुए हैं, उनके बीच कुछ दूरी है, तो कुलाम ने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे कि दो बिंदु आवेश Q1, Q2 इक्वल A और B पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, छोटा r से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है F, वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के। दूसरी बात क्या थी कि जो बल यहाँ पर लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, वो व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब इन दोनों को मिलाते हुए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? ये F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। न्यूटन मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्यों? बल का मात्रा न्यूटन होता है। जहाँ के क्या है? स्मॉल के, इसको बोलते हैं हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ ये इसका आंशिक मान है स्मॉल के। तो चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ बाहर की तरफ लिखिए हम मात्रा किसका? न्यूटन की। एप्सिलॉन क्या है? ये है माध्यम की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अब इसका ऐसा मात्रा भी लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हमको एक कूलाम की अगर हम डेफिनेशन देते हैं, एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा आपने पहले पढ़ी थी, वो विद्युत धारा के आधार पर थी। अब इसके आधार पर देखेंगे हम, यदि ये देखिए यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम, R इक्वल टू 1 मीटर, तो
यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो f क्या हो जाएगा? f इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9। क्या कह सकते हैं? यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो दोनों बलों का मान 1 कूलम्ब होता है। ये भी कह सकते हैं। एक परिभाषा को आप कई प्रकार से कह सकते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि एक कूलम्ब के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। आप चाहे इस तरीके से कह सकते हैं, यदि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलम्ब होगा। के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। जैसे कि हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F को नीचे की तरफ और एप्सिलॉन को ऊपर ले जाने पर हमें मिलता है यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4π F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन सभी के मात्रक रखने पर 4π का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो हमें मिलता है Q1 Q2, यानी इसका मात्रक कूलम्ब, इसका मात्रक कूलम्ब, तो ये हो गया कूलम्ब का स्क्वायर बटे न्यूटन, और R मतलब मीटर है, तो ये हो गया मीटर का वर्ग। यानी क्या मात्रक होगा? न्यूटन, इसका मात्रक होगा टोटल कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आंकिक मान की। जैसे कि हमने पढ़ा है 1/4πε0 इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9, तो इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और एप्सिलॉन को इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4π, पाई का मान रखते हैं 3.14, 9 गुणा 10 की घात 9। तो अगर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर मिलता है लगभग 8.85 गुणा 10 की घात -12। मात्रक ऊपर से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बात करते हैं विमा की। तो जैसे कि हम जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। यहाँ पे हम 4π नहीं लिखे क्योंकि 4π का कोई मात्रक नहीं होता। हम जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू T, जहाँ I का मात्रक है एम्पियर विद्युत धारा का और T का मात्रक है सेकंड, तो क्या हो गया AT, एम्पियर T सेकंड, विमा होगी इसकी। तो इसको यहाँ पर रखेंगे हम, 2 बार है तो एप्सिलॉन की विमा हो जाएगी AT, 2 बार लिखा जाएगा, एक Q के लिए और AT दूसरे Q के लिए। और बटे में लिखेंगे हम यहाँ पे F का मात्रक न्यूटन यानी कि mL/T-2 अपॉन ये R स्क्वायर है, दूरी का मात्रक यानी कि L, विमा होगी इसकी L स्क्वायर। अब इसको हल करने पे m की पावर ऊपर की तरफ जाके -1 हो जाएगी, ये m-1, और ये L3, ये यहाँ पे एक L है, 2 ये L3 होगा, m-L3। और T की बात करते हैं, 2T, 1T, 2 1T, 1T 2T ऊपर हो गए, 2T नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा T की पावर 4 प्लस में, और ये एम्पियर यानी कि A स्क्वायर। तो क्या विमा होगी इसकी? m-1 L-3 T की पावर 4 और A स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध के बारे में। जैसे कि हमें पता है, हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का फेराविद्युतांक कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू F0K। जैसे कि ये क्या होता है पराविद्युतांक? जैसे कि कोई अब्रक, कोई कांच का टुकड़ा वगैरह, कोई भी पदार्थ ये हो सकता है, तो F इक्वल टू F0K। अब बात करते हैं
निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 होता है और धातु के लिए k का मान होता है अनंत। बात करते हैं माध्यम में परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। जैसे कि हम जानते हैं कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। देखिए समीकरण नंबर 1, मान लो कोई दो पदार्थ है, दो बिंदु Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, ये किसी भी निर्वात में ये रखे हुए हैं फिलहाल, और इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात अथवा वायु है। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम निर्वात की बजाय कुछ और मान लेते हैं। जैसे हमने के परावैद्युतांक का कोई भी माध्यम मान लिया, जैसे कि अब्रक हुआ, कागज, मोम वगैरह कुछ भी हुआ, तो F मीडियम, यानी इस मीडियम में इन आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो Fm = हो जाएगा 1/4 पाई ε0 के क्या है यहाँ पे, माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसका मान 1 से अधिक होता है, >1। तो Fm = तो क्या है यहाँ पे, Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर क्या मिलता है हमको, Fm/F = Q, ये जब हम भाग करते हैं तो Q1 Q2 r कट जाता है, तो क्या बचता है, ये 4πε0 से 4πε0 कट गया, यहाँ पे बचता है सिर्फ k, यानी कि Fm बराबर F/k। k का मान यहाँ पर क्या हुआ, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, k का मान 1 से ज़्यादा होता है, तो Fm > F, अर्थात किसी भी आवेशों के बीच में माध्यम बदलने पर, निर्वात के अलावा कोई दूसरी चीज़ रखने पर जो बल है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि k का मान 1 से अधिक है, इसलिए Fm का मान जो है F से वो कम आएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण से, देखते हैं जैसे कि हमारे बीच में दो आवेश है जिनके बीच में लगने वाले बल का मान 2 × 10⁵ न्यूटन है। ये दोनों आवेश कई निर्वात में रखे हैं। अब हमने इनके बीच में जो माध्यम है उसको बदल दिया है, हमने यहाँ पर 3 परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया है, जैसे कि कागज़ का टुकड़ा वगैरह कोई भी। तो अब क्या हो जाएगा बल का मान, तो हम जानते हैं Fm = F/k। यहाँ पर वैल्यू रखने पर 2 × 10⁵ न्यूटन बटे 3 यहाँ पर रखेंगे k की जगह, तो आंसर आ जाएगा 0.666 × 10⁵ न्यूटन। दशमलव हटाने के लिए घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.66 × 10⁴ न्यूटन। क्या हुआ, यहाँ पे बल का मान कम हो गया। अब बात करते हैं वैद्युत बलों व गुरुत्वीय बलों की तुलना। हमारे बीच में यहाँ पर हमारे पास में दो आवेश है Q1 Q2, जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, और इनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, वो r दूरी है। तो Q1 Q2 के कारण लगने वाला जो बल है विद्युत बल, वो क्या होगा, Fe = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर 1। अब द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा उसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय बल। आपने 11वीं में पढ़ा था न्यूटन के नियम से। तो Fg, इसमें जी क्या के लिए, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G m1 m2/r²। समीकरण नंबर 2। तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम दो समानताएं और दो असमानताएं देखते हैं। समानता नंबर 1 क्या हुआ कि दोनों ही बल जो है यहाँ पर वो अनुपातिक बल है। क्यों, क्योंकि Fe निर्भर करता है Q1 Q2 की गुणा पर, यानी कि अनुक्रमानुपाती है दोनों बलों के आवेशों की मात्रा के। ठीक इसी तरीके से Fg भी यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दोनों अनुक्रमानुपातिक हो गए। अब बात करते हैं जो हमारा Fe है, वो भी 1/r² पर निर्भर करता है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपातिक नियम भी है, बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से Fg भी बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है, यानी दो समानता है। अब हम बात करते हैं असमानता की। तो यहाँ पर दो असमानता है। असमानता नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा विद्युत बल है Fe, वो आकर्षण बल भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर समान आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, और विपरीत आवेश है प्लस माइनस है जैसे, तो ये आकर्षण बल होगा। और बात करते हैं हम यहाँ पे Fe विद्युत बल की। अब Fg
गुरुत्वीय बल की बात करते हैं तो गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है, यहाँ पर कोई भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता। अब दूसरी असमानता की अगर हम बात करते हैं तो Fe यानी कि वो परावैद्युतांक के पर निर्भर करता है, विद्युत बल परावैद्युतांक के पर निर्भर करता है, जबकि Fg गुरुत्वीय बल निर्भर नहीं करता माध्यम पर। क्यों? क्योंकि कैपिटल G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह समान होता है, यानी ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या हुआ, विद्युत बल व गुरुत्वीय बलों में तुलना करते हैं तो दो समानताएं हैं और यहाँ पर दो असमानताएं हैं। ओके, थैंक यू। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करते हैं तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में Q1 Q2 M1 M2 के मान रखते हैं। आर तो कट जाएगा, आर स्क्वायर दोनों जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो वैल्यू रखने पर हम पाते हैं इसकी वैल्यू आती है 10⁻43, अर्थात Fe ग्रेटर देन 10⁻43 Fg, यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना होता है। अगर बात हम प्रोटॉन की करते हैं FeFg तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻36, अर्थात Fe का मान जो है वो 10⁻36 गुना होता है Fg के मुकाबले में। थोड़ा यहाँ पे ये चिन्ह गलत है नीचे की तरफ, इसको ठीक करता हूँ। हाय गाइस, हमारा आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी भी निकाय में जिस बहुत सारे आवेश है तो किसी निकाय के किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग परिणामी बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है वो मैं बताऊंगा। देखिए, दरअसल सबसे पहले हमारे पास में अगर एक सिस्टम है और उस सिस्टम में n आवेश रखे हुए हैं, कितना आवेश रखे हुए हैं? n मतलब कितने भी हो सकते हैं। पहला आवेश, एक आवेश है हमारा Q1 और एक आवेश है हमारा Q2, एक आवेश है हमारा Q3, एक आवेश है हमारा ये Q4। तो इस Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगा है विद्युत बल वो है F1, Q3 के कारण जो फोर्स लगा है वो है F2 और Q4 के कारण जो फोर्स लगा है वो है F3। यानी इस पूरे निकाय में, इस पूरे सिस्टम में Q1 पर बहुत सारे बल हो सकते हैं। जितना आवेश होगा इतने बल हो जाएंगे। तो इन सब अलग अलग आवेशों के कारण इस पर जो बल लग रहे हैं उन सब का सदिश योग परिणामी रिजल्टेंट विद्युत बल को प्रदर्शित करता है। इसी को हम बहुल आवेशों के बीच बल कहता है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, यानी बल के ऊपर बल लग रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है बल। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है? जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास में दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और एक होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। इन दोनों को रिवीजन में आपको करा रहा हूँ, तो काफी दिन हो गया आपने 11th की बुक पढ़ी थी। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ आंकिक मान होता है। यहाँ पर इन राशि को प्रदर्शित करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। इनका जो जोड़ना होता है या घटाना का जो होता है वो बीजगणित के साधारण नियम से होता है। जैसे हमारे पास में 5 किलोग्राम वस्तु है, दिशा नहीं है इसमें, सिर्फ उसका आंकिक मान है 5 किलोग्राम। अब अगर हम 5 किलोग्राम, जैसे कि हमारे पास चीनी है, उस 5 किलोग्राम चीनी में हम क्या करते हैं, 5 किलोग्राम चीनी है हमारे पास में, उसमें 3 किलोग्राम चीनी और ऐड कर देते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? 8 किलोग्राम चीनी हो गई है। या 5 किलोग्राम चीनी है, उसमें से हम 3 किलोग्राम चीनी हटा देते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? ये 2 किलोग्राम चीनी रह गई। यानी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। साधारण बीजगणित के नियम यहाँ पर लगते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 5 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है?
5 न्यूटन का फोर्स है। हमने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स और लगाया गया है। कोई वस्तु ए है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, फिर हमने 3 न्यूटन का फोर्स फिर अप्लाई किया, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? नहीं बता सकते जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा कि ये दोनों बल किस दिशा में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर 5 न्यूटन का बल हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और 3 न्यूटन का बल हमने दूसरी इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या हुआ? ये 3 जो इसके 3 के प्रभाव को कम करेगा, इसका जो रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन। और अगर ये दोनों बल, जैसे कि 5 न्यूटन का बल इधर लगा है हमारा ये लेफ्ट साइड में, और 3 न्यूटन का बल भी हमारा लेफ्ट साइड में ही लग गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन होती है। और एक और चीज देखिए इसमें आप, जैसे कि अगर ये दोनों चीजें, एक फोर्स है हमारा ये F1, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में लिया है 5 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है हमारा 3 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो मान के चलिए कि आप थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, तब रिजल्टेंट क्या होगा? इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो इसको ऐसे निकालते हैं F1 स्क्वायर जमा F2 स्क्वायर जमा 2 F1 F2 cos थीटा का रूट अगर हम ले लेंगे तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इसमें अभी काम आएगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज हो रहा है इसमें कि जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है हमारा, ये F1 से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है यहाँ पे F2 sin थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा। यानी जो परिणामी वेक्टर आएगा, इसका जो परिणामी बल आएगा F, वो F1 से किस एंगल पर होगा? एंगल निकालने के लिए यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए अब हम इसको हम डेरिवेटिव के सिद्धांत को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे Q1 Q2 Q3 Qn इस तरीके से बहुत सारे आवेश यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि चित्र के माध्यम से, ये हमारा Q1 यहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ पे Q2 है, Q3 और Q4। अब इस Q2 और Q1 के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलॉम एक फोर्स होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं F12। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई F0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R21 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी A से B की ओर। Q1 और Q3 के बीच में फोर्स होगा, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं F13 इक्वल टू 1/4 पाई F0 के Q1 Q3 अपॉन R31, डिस्टेंस बिटवीन 3 and 1 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? C से B की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, C टू B डायरेक्शन हो जाएगी। एक हो जाएगा हमारे यहाँ पे F1 फोर्स, उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई F0 के Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस Q4 और Q1 के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन Q4 एंड Q1 क्या हो जाएगी? R41 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी D टू B। इस तरह से और भी हम मान चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग फोर्स है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहा जा रहा है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी भी सिस्टम में जो बल लगा हुआ है, परिणामी बल, वो अलग अलग आवेशों के कारण दिए गए एक आवेश पर बलों का सदिश योग होता है। तो वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 1/4 पाई F0 के कॉमन आ गया, जहां पे ये क्या है कि हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम नोट कर चुके हैं पहले ही। तो Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर जमा Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर जमा
Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, वो परिणामी बल का परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें समांतर चतुर्भुज के नियम को लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये आता है। चलिए थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास में ये कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान a है। कितना है? a मीटर, कुछ भी हो सकता है, ये a मीटर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास में पॉइंट हमने लिया A, B, C, D, ये 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट पर यहाँ पर बराबर आवेश रखे हुए हैं। यहाँ भी Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, ये भी Q है, ये भी Q है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको बोलते हैं, ये होगी A√2। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं A और D के बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा, इसको हम दिखा सकते हैं F A, कह सकते हैं A के कारण D पर फोर्स, C के कारण जो फोर्स होगा वो किस तरीके से होगा, इसको FC दिखा सकते हैं। B के कारण जो Q पर फोर्स होगा वो कैसे होगा, इसको हम FB कह सकते हैं। ये एक वर्ग है, यहाँ पर कितना कोण है टोटल, ये 90 डिग्री कोण है, ये भी पूरा 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका हम ले सकते हैं ये 45 डिग्री। अगर इन बलों की हम अलग अलग बात करते हैं, जैसे कि भी आपको बताया गया था, अगर अलग अलग बलों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर Fa की वैल्यू हो जाएगी Fa = 1/4πε0। ये इसकी वजह से आ रहा है। Q1 Q2 मान बराबर तो स्क्वायर कर सकते हैं, Q² A²। डायरेक्शन हो जाएगी A से B की ओर। इसी तरीके से अगर हम एक B की बात करते हैं, 1/4πε0 Q² ये डिस्टेंस B और D के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A√2, इसका स्क्वायर करेंगे। डायरेक्शन हो जाएगी B से D की ओर। अब बात करते हैं FC फोर्स की, 1/4πε0 Q²/A², इसकी डायरेक्शन हो जाएगी C से D की ओर। 3 फोर्स यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही फोर्स होते, सिंपल, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 फोर्स होते तो हम जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज नियम होता है, F1² F2² जमा 2F1 F2 cos थीटा, इसका रूट करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। मगर यहाँ पर फोर्स 3 है। देखिए तब क्या किया जाता है, अगर इस तरह का कुछ हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे पास में ये वेक्टर है, कोई भी ए वेक्टर है, हमको इसका थीटा की दिशा में प्रभाव निकालना है। तो अगर हमको इस x दिशा में इसका या y दिशा में इसका प्रभाव निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम a cos थीटा और इसको बोलते हैं हम a sin थीटा। यानी थीटा के साथ में a cos थीटा और थीटा के इसके एक x के जस्ट लंबवत होता है a sin थीटा। ये a का कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हम क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर घटक भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा समझने की बात है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आप पूरा पार्ट को क्लियर कर लेंगे। इस FC का B की डायरेक्शन में हम प्रभाव लेंगे और इस FA का भी इसकी दिशा में प्रभाव लेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिणामी जो बल होगा वो होगा F = F1 जमा F2 जमा F3। ये 3 हमारे बल है। तो F1 F2 F3 के बजाय इसको क्या ले सकते हैं, FA FB FC। तो ये FB यहाँ पर बीच में है, इन दोनों का प्रभाव हमको FB के डायरेक्शन में लेना है। तो कैसे लेंगे, FA cos 45 प्लस FB प्लस FC cos 45 cos थीटा। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम
यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 सब में कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 के प्रावधान है ये यहाँ पे। इसकी बात करते हैं एफ ए क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर cos 45 ये हो गया 1/√2 जमा फिर एफ बी की बात करते हैं एफ बी इक्वल टू हो गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर एफ सी की बात करते हैं तो एफ सी क्या आ गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1/√2 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया ये बचा 1/√2 प्लस एफ की बात की थी हमने तो यहाँ पे 2 भी पाएंगे जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर रूट और रूट हट जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा ए स्क्वायर 2 1/2 प्लस 1/√2 इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे भी। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा एफ इक्वल टू यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2√2 ठीक है। दोबारा फिर समझ लीजिए एक बार कि किसी एक बल पर अन्य बलों के अन्य आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो अलग अलग बल लगता है उन सबका सदिश योग अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की बात हम करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यानी दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास में एक आवेश है ये क्यूब इससे कुछ दूर हमने दूसरा एक धनात्मक परीक्षण आवेश ले गए पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज तो इस फोर्स इस आवेश के कारण इस दूसरे आवेश पर एक बल होता है F ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है ये इसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यानी धनात्मक परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव कर रहा है इस आवेश के कारण अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कोई बल नहीं हुआ। तो बल कहां से आया है बल इसके कारण आया है। तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। देखिए कैसे अगर हमारे पास में ये प्लस क्यू चार्ज है प्लस क्यू आवेश हमारे पास में है और हम एक दूसरा आवेश लेकर आए पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज धनात्मक परीक्षण आवेश अगर हम इसको फ्री छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए तो इस पर एक बल लगा है तो इस बल के कारण ये इधर को यानी कि इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा इस लाइन की ये मुझे चलेगा। अगर हम टेस्टिंग चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि धनात्मक परीक्षण आवेश की जो गति हो रही है स्वतंत्र रूप से जो गति हो रही है किसी अन्य आवेश के कारण तो ये क्या कहलाती है ये हमारी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं की कुछ ये विद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को सतत रूप से लगातार रूप से प्रदर्शित करती है। इसकी कुछ हमारे पास में गुण है कुछ प्रॉपर्टी है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश में ये अंदर की ओर होती है। सही बात है क्यों होती है देखिए अगर हम धनात्मक परीक्षण आवेश +Q0 पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज लेकर आते हैं तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा इनर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा
आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? हाँ क्लियर, प्रतिकर्षित करेगा, हटाएगा, दूर हटाएगा। तो धनात्मक परीक्षण आवेश के चलने की जो दिशा होती है वो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये बाहर की ओर जाएगा, इसको कहीं भी रखिए, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो बाहर की ओर जाएगा। तो धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। अगर ऋण आवेश है हमारा, हम इसके ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं की दिशा अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश ले गए, यहाँ पर रखते हैं तो ये अंदर जो इसकी जो खींचेगा, अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। यहाँ पर रखते हैं तब ऐसे आकर्षित होगा, यहाँ पर रखते हैं तब ऐसे आकर्षित होगा। तो क्या हुआ कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है, सॉरी बाहर की ओर होती है, और ऋणात्मक के कारण ये अंदर की ओर होती है। ये इसका पहला गुण है। अगर हम दूसरे गुण की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी अगर हम इसकी गुण की बात करते हैं कि दो बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? देखिए, ये हमारे पास में एक विद्युत, ये हमारे पास में विद्युत बल रेखा है। क्या मतलब हुआ? एक हमारे पास में ये दूसरी बल रेखा है। ये तो दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, पी पॉइंट की, इस पॉइंट पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है, ये स्पर्श रेखा। और अगर हम इस जो दूसरी हमारे पास में विद्युत बल रेखा है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं E2, तो क्या हुआ कि ये इस E1 के कारण बिंदु P पर विद्युत बल रेखा की दिशा ये हुई, और E2 के कारण बिंदु P पर विद्युत बल रेखा की दिशा ये हुई। यानी एक ही पॉइंट की दो दिशा, ये संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब हमारे पास में नया टॉपिक आता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, अगर हमारे पास में एक आवेश है Q, और इससे इस तरीके से हम विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। अगर हम यहां पर एक क्षेत्र लेते हैं, तो इस क्षेत्र में से विद्युत बल रेखा गुजर रही है। अगर हम इस क्षेत्र को यहां पर लेते हैं, यहां पर ज्यादा रेखाएं गुजरेगी। यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या से ही निर्धारित होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है या कम है। किसी भी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज जो होता है हमारे पास में, धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और धनात्मक परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल F तथा धनात्मक परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर किसी एक बिंदु पर कई सारे आवेशों के कारण अलग अलग क्षेत्र लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हमको सुपरपोजिशन थ्योरी एंड अध्यारोपण सिद्धांत जो हमने बताया था, उसी से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं विमा की। इसकी विमा क्या हो जाएगी? बल की विमा ml t-2 और Q मतलब चार्ज आवेश, Q के बारे में जानते हैं, Q = IT, I विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, यानी कि इसकी विमा होगी A, T समय विमा होगी T, तो यहाँ क्या होगा? A T। क्या हुआ यहाँ पे? अगर टोटल निकालते हैं इसका ml t-3 a-1, क्या हुआ? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी
आवेश पर लगने वाले बल का क्या सूत्र होगा? इस सूत्र से देखिए, F इज इक्वल टू Q0 E। एग्जाम्पल समझिए, हमने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है, इसमें एक अल्फा कण रखा हुआ है। अल्फा कण पर कितना फोर्स या कितना बल कार्य करेगा? तो अल्फा कण के बारे में हम जानते हैं 2He4, यानी यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते हैं। ये हीलियम का नाभिक होता है, 2 प्रोटॉन, मतलब क्या हुआ कि इसमें चार्ज कितना हुआ? 2E, 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? ये आया 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश हुआ, तो बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से Q0 E 3.2 into 10⁻⁻19 और E के यहाँ से लिखा हमने E का मान 10⁵5 ये रख दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ ये आंसर? 3.2 पावर 10⁻⁻19 है, 5 प्लस किया है 10⁻14 मात्रक का जो इसका न्यूटन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे आंतरिक प्रश्न इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास में एक चार्ज है +Q, इससे स्मॉल दूरी पर एक पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम इस पॉइंट P पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश +Q0 पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ मान लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। धनात्मक परीक्षण आवेश और दिए गए पॉइंट चार्ज यानी कि जो सूक्ष्म आवेश है, इनके बीच में कूलम के नियम से क्या बल लगेगा? हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 रखेंगे, तो बेस की दूरी r², मात्रक होगा न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, E इज इक्वल टू F/Q0। तो ये वैल्यू यहाँ से F की वैल्यू यहाँ पर रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 r², और साथ में ये हमने Q0 में रखा है, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो क्या है यहाँ पर देखिए, तो E इज इक्वल टू कितना हुआ? Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या है हमारा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। और यदि ये हमारा जो सिस्टम है ये निर्वात या वायु में रखा है, तो निर्वात या वायु के लिए अगर हम बात करते हैं, निर्वात या वायु के लिए K = 1 होता है। तो इस समीकरण से क्या होगा? इस सूत्र से हमारा ये K खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वो धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रदर्शित करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए किसी भी माध्यम में एक से अधिक आवेश रखे हुए हैं, तो उनके कारण किसी बिंदु पर, यानी माध्यम में एक से अधिक आवेश रखे हैं, तो इनके कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। मान लीजिए Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान है E2 और Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र है हमारा E3।
तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वो हो जाएगी इन सभी के सदिश योग के बराबर। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए हमारे पास में एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस की परिणाम इसमें लगाते हैं तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ए पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट करते हैं हम सी। पॉइंट ए और बी पर जो आवेश रखा हुआ है इसका वैल्यू है 1.10⁻⁸ कूलम और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁸ कूलम। हमको करना क्या है, हमको इस पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए के कारण देखिए, अगर हम यहाँ पर समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखा है +Q0, तो ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा E1 या E भी कह सकते चलिए, ए के कारण। और अगर हम बात करते हैं अब बी आवेश के कारण, पॉइंट सी पर ये धनात्मक आवेश है और ये हमारा कौन सा आवेश है, ये हमारा ऋणात्मक आवेश है। तो इसके कारण क्या होगा, ये धनात्मक आवेश माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, तो ई बी की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी नीचे की ओर। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का हम निकालेंगे, नियम लगाएंगे। तो देखिए बिंदु ए पर रखे हुए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 1/4πε0 Q1/r² से E1 = 9 × 10⁻9। Q1 की जगह रखा हमने 1.2 × 10⁻⁻⁷ और यार का 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻ का ये 2 हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो 3 × 9 से हमारा ये 9 कट गया, तो इसका आंसर कितना है 1.2। 10⁻⁴ यहाँ पे माइनस की होगी, ऊपर जाके ये 10⁻⁴ कट गई, यहाँ पे 4 रहेगी, 4 से 9 कम, तो इसमें क्या हो गया 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करते हैं बिंदु बी पर रखे हुए आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 9 × 10⁻9 और यहाँ पर रखा हमने 1.6 1.6 × 10⁻⁸ और यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम इसका वर्क करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, जब हम बात करते हैं 4 × 16 से 1.6 कटेगा, एक पावर नीचे की तरफ बढ़ जाएगी प्लस की, तो 10⁻4 से 10⁻3 रह जाएगी, 10⁻3 यहाँ पे कितनी हो जाएगी -5 और यह -4, तो घात हो जाएगी 10⁻4। कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10⁻, यहाँ पे 4 रह जाएगी, परंतु 5 करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हम 0.9 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, नहीं समझना। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आता है 9 × 10⁵5 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर पावर बराबर करने के लिए तो इसको 0.9 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरी, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये हमारा यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम जानते हैं E = E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास में, E = E1² + E2²। वहां से वैल्यू रखने पर जो अभी हमने निकाली थी, E1 की वैल्यू आई थी हमारी 1.2 × 10⁵5² जमा E2 की वैल्यू हमारी आई थी 0.9 × 10⁵ का स्क्वायर
तो जब हम इसको करते हैं इस तरीके से 12 बार 144 1.44 इंटू 10 टू द पावर 10 जमा ये हो जाएगा 981 गुणा 10 टू द पावर 10। इसको जब जोड़ते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10 कैलकुलेशन करने में ये आ गया हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्या है यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है। यानी बिंदु सी पर ए के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है E1, फिर बी के कारण निकाली है E2। तो ये परिणामी हमारा आया है विद्युत क्षेत्र। अब ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की आया है, इसकी क्या दिशा होगी? हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय साजिद सर में। हम आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहे हैं फिजिक्स के, ताकि आपको वीडियो देखने में सुविधा हो। एक लेसन के कंप्लीट होने के बाद हम सभी वीडियो को एक जगह मर्ज करके पूरे लेसन की एक ही वीडियो बना देंगे, जिससे आप रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी हमारे वीडियो देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई परेशानी आती है या आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं या कोई नया सुधार चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी नाम से ही पता लग रहा है द्वि माने दो, ध्रुव माने सिरे, जिसके दो सिरे हो। तो अगर बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास में दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। जी हाँ, दो बराबर और विपरीत आवेश प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास में एक आवेश है -q और एक आवेश है हमारे पास में +q। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम दूरी है, जिसको हम डिनोट करते हैं 2l से। तो ये हमारा एक द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी जो इनकी है उसको हमने माना है 2l, या कभी कभी कुछ किताब वाले स्मॉल d भी लिख देते हैं, डिस्टेंस। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P इक्वल टू इन दोनों में से किसी एक आवेश को लेते हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर देते हैं। P इक्वल टू Q इंटू TL। P बराबर Q गुना 2L। Q का मात्रक क्या होगा यहाँ पे? Q का मात्रक आप लोग जानते हैं, हाँ जी सही बता, आवेश का मात्रक कूलम और L मीटर, लंबाई मीटर से। तो क्या मात्रक बोलेगा इसका? कूलम मीटर। ये एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है हमारे पास में? जैसे हम बात करते हैं NaCl के अणु की, ये हम बात करते हैं H2O के अणु की, ये बात करते हैं हम HCl सोडियम क्लोराइड, ये जल का हमारा अणु है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये 2l कहां से आ, ये देख लीजिए। जिससे हम बात करते हैं H2O आयन की, अगर हम बात करते हैं तो H2O आयन में क्या होता है? एक धनायन होता है और एक OH माइनस, ये ऋणायन होता है। हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्साइड का ये ऋणायन। तो इसकी मोटाई यानी एक जो हमारे पास में ये आयन है और एक हमारे पास में ये दूसरा आयन है, अगर हम बात करते हैं इसकी मोटाई कितनी है? वो L है, रेडियस, हाइड्रोजन आयन की रेडियस और OH आयन की रेडियस। और यहां ये कितनी है? ये भी L है, यहां पर ये भी L है। तो दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2l।
यानी किसी भी द्विध्रुव में दोनों आयनों के केंद्रों की बीच की न्यूनतम दूरी को हम यहां लेंगे 2l। ओके, अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति इसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। जैसे कि हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है -q + q। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के प्रविद्युतांक के किसी माध्यम में रखा हुआ है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये -q है, ये +q है, दोनों के बीच की दूरी जैसे कि आप जानते हैं ये होती है 2l। तो ये l है और ये l है। अक्षीय स्थिति यानी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये दो आवेश है +q और -q, अलग अलग आवेश की बात करते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से नोट करते हैं, इसको ऐसे ढाप लीजिए आप। +q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1/4πε0 के q/r यानी कि डिस्टेंस। तो O से P की डिस्टेंस है r। अब बात कर रहे हैं आप +q से, यानी अगर हम इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं, तो आप B से P की डिस्टेंस कितनी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस है O से P की डिस्टेंस है r और हमें निकालनी है B से। तो ये जो डिस्टेंस है L, ये OB डिस्टेंस जो घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, r - l, और इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। दिशा क्या होगी इसकी +q आवेश है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो इधर से लगा ये, यानी B से P की ओर। दिशा क्या होगी इसकी, B से P की ओर। जी हाँ, दिशा B से P की ओर। अब हम बात करते हैं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 के q/। अब डिस्टेंस हमें A पॉइंट से P की डिस्टेंस लेनी है। O तक की डिस्टेंस है यहाँ पे r और इसमें ऐड हो जाएगा स्मॉल l, तो क्या हो जाएगी r + l का स्क्वायर। और दिशा अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस हाथ रख लीजिए। अब ये q प्लस जो हमारे पास में धनात्मक परीक्षण आवेश है, ये -q के कारण इस तरफ चलेगा। तो दिशा क्या हो जाएगी, P से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिशा P से A की ओर। क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी E1 की डायरेक्शन इस साइड में है और E2 की डायरेक्शन जो है हमारी वो E2 की डायरेक्शन वो इधर को है। आप चाहो तो उसको यहां पर लिख सकते हैं E1 और ये E2। अब हम बात करते हैं यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम देख रहे हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 - E2। ये माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। और यहां पर क्या हो रहा है कि E1 का मान जो है वो ज्यादा है E2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो समीकरण आई थी 1/4πε0 q/r + l। अगर l नीचे की तरफ, ये r - l इसके लिए आया था और r + l इसके लिए आया था, तो r - l है, यानी कि जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है उसका मान कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। यानी E1 जो है वो ग्रेटर देन होगा E2 से, इसलिए हमने E1 में से E2 हटाया। तो यहाँ पर 1/4πε0 के q दोनों में कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे 1/r - l का स्क्वायर -1/r + l का स्क्वायर। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है 10th में a + b a - b = a² - b²। इसको लगातार मैंने बोलते हैं, इन दोनों को यहां पर जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये 1/4πε0 के दोनों को कॉमन लिया, r - l² का
स्क्वायर, फिर 2 बार है ना ये, एक बार से तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर यानी 2 बढ़ जाएगा एंटरम को, तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पे। लघुत्तम लेकर इसकी तिरछी गुना इधर, इसकी गुना इधर करते हैं, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको जो हम खोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू यहां पर है ये, इसको खोलते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर, ये फिर एल स्क्वायर है, बार माइनस है एल स्क्वायर, और ये जब आएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये कट गया। चलिए अब क्या बचता है हमारे पास में, देख लीजिए। अब हमारे पास में बचा है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब इंटू, देखो ये बचा यहाँ पे 2 इंटू 2RL, भाई 2RL जमा 2RL कितना हुआ यहाँ पे 4 हो गया, तो 2 इंटू 2RL लिख सकते हैं, बटे यहाँ पे बचाइए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, यहां से दोनों नोट कर लेंगे, तो क्या बचाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 सेम हुआ, और ये Q इंटू 2L इक्वल टू P आ गया, और साथ में ये बचा R। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा इस डायग्राम में देख रहे हैं कि L स्मॉल l काफी छोटा है R से, हम कह सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर और L स्क्वायर, R स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे R स्क्वायर के कंपेरिजन में L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो इस वाले टर्म को हम यहां से हटा देंगे, तो R स्क्वायर और बाहरी स्क्वायर है तो कितना होगा R की पावर 4, एक पावर से ये कट के 3 हो जाएगा यहाँ, तो क्या बचा हमारे पास में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R की पावर 3, मात्रा क्या है इसका न्यूटन प्रति कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी -q से +q की ओर। क्लियर, कोई डाउट? यानी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा और P की दिशा दोनों क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमारे पास में एक द्विध्रुव है ए बी, -q आवेश से +q आवेश, इसके अक्ष ए से बी की ओर के अलावा निरक्षीय इसके लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए यहां पर ये O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, ये डिस्टेंस L है, L कितना हो गया ये 2L हो गया, तो पाइथागोरस की प्रमेय से हमने इसकी लंबाई निकाल ली A से B की, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, और इधर भी ये हो गया, दोनों तरफ ये सेम हो गए। तो देखिए अगर हमको +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, -q को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, +q से, तो अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं हम टेस्ट करने के लिए, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इधर की तरफ जाएगा, तो E1 की डायरेक्शन होगी हमारी ये, अगर यहाँ पर कोण थीटा ये है, और ये -q है, यहाँ पर ये +q है, तो इसके कारण क्या होगा माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन कितनी है यहाँ पर E2, तो E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन ये, E1 इधर आया और E2 इधर आया, E2 P से A की ओर है और E1 B से P की ओर है। इस डायग्राम को हमने थोड़ा अलग बना के दिखाया है आपको, देखिए यहाँ पे ये E1 है और ये E2 है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ये ना तो पैरेलल है और ना एक दूसरे के अपोजिट है, पैरेलल अपोजिट नहीं है, अलग एंगल पर है। तो इसके लिए क्या किया हमने कि E1 को 2 घटकों में तोड़ा है, यहाँ पे E1 sin थीटा ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होता है, और E1 cos थीटा ये इसका क्षैतिज घटक है। फिर
फिर इसी तरीके से हमने E2 को दो घटकों में तोड़ा है। यहाँ पे थीटा कौन है, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि E1 और E2 का मान बराबर आएगा, अभी आप देखेंगे। और E2 cos थीटा E1 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा। तो देखिए प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्गमूल है यहाँ पे। तो फार्मूले में क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करेंगे हम। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी B से P की ओर, इसे दिखा सकता हूं मैं, B से P की ओर। अब बात करते हैं हम आप E2 की। माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन ये डिस्टेंस दोनों सेम है, R स्क्वायर प्लस ये आ गया L स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P से A की ओर, क्योंकि माइनस है। अगर यहां पे क्या हुआ, E1 इक्वल टू E2, इस निशान का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ मान की। जैसे अगर ये आ गया 50 न्यूटन प्रति कूलम, तो ये भी 50 न्यूटन प्रति कूलम होगा, यानी दोनों की क्या हुआ, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमने इनको घटकों में तोड़ा है, ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैंने बताया था आपको, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या होगा, 2E1 cos थीटा। यहां पर cos थीटा क्या है, डायग्राम से देखिए, cos थीटा क्या है यहाँ पे, ये थीटा है। इस एंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल OBP की बात करते हैं अगर, cos थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। हमारा cos थीटा हो जाता है यहाँ पे, देखिए आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है, आधार हमारे यहाँ पे ये छोटे वाला आधार होता है L, और कर्ण ये बड़े वाला कर्ण होता है R स्क्वायर पर L स्क्वायर। ऐसे दिखा सकते हैं, हाथ बात भी दिखा सकते हैं। तो इन दोनों cos थीटा की वैल्यू यहां से और E1 की वैल्यू यहां से हम रखते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, E इक्वल टू हमारा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो पूरी पावर है। और यहाँ पे क्या, फिर cos थीटा की वैल्यू रखी हमने, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, वर्गमूल है तो इसकी पावर को हम हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, P हमने पढ़ा है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q और 2 और L, क्या बनेगा, Q 2L। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ गया P, Q इंटू 2L मिलाकर P आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक पावर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की एक पावर है, और आधी पावर ये है 1.5 होगी, तो 1.5 को दिखा सकते हैं 3/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे भी अभी आपने पढ़ा था कि R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर के मुकाबले में, तो इस टर्म को यहां से छोड़ सकते हैं। तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होकर पावर रह जाएगी 3। तो क्या बन जाएगा, ये E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R क्यूब। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, निरक्षीय स्थिति में जो वैल्यू है ये, वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है ये, और अक्षीय स्थिति में जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R क्यूब। यानी हमारी जो अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति के कंपैरिजन में। अगर बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, जैसे कि हम मानते हैं प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, यानी अक्ष के समांतर। और यहां पर अगर बात करते हैं हम
पी स्मॉल पी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। यानी यहां पर E की वैल्यू हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी +q से -q की ओर इस डायरेक्शन में, और जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी वैल्यू हो जाएगी -q से +q की ओर। क्लियर करेंगे। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जी हाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने 9th में पढ़ी होगी। जैसे कि हमारे पास में कोई भी चीज है, ये कोई भी वस्तु है, हमने इसके एक पॉइंट को दूरी बना लिया, जैसे कि चक्की, और यहां पर हमने फोर्स लगाया है, तो ये क्या है हमारी घूर्णन अक्ष। ये ओ पॉइंट क्या हमारा घूर्णन अक्ष, और यहां पर हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो यहां पर फोर्स लग रहा है। तो हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव नहीं सॉरी बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुना घूर्णन अक्ष से दूरी, स्मॉल डी, F इंटू डी, ये हो गया हमारा बल आघूर्ण। और एक होता है हमारा बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है? जैसे कि हमारे पास में होती है पानी की जो टैप होती है, टंकी, आप एक फोर्स इधर लगाएंगे और एक फोर्स आप इधर लगाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ना इसको, तो दो बराबर और विपरीत आवेश, दो बराबर और विपरीत आवेश यहां पर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? वो d है। दोनों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के समांतर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? बल युग्म यानी जोड़ा, पेयर, बल युग्म का आघूर्ण तो इज इक्वल टू F इंटू डी। क्लियर है? ठीक है, अब हमने पॉइंट की ओर आते हैं। हमारे पास में जो विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है, तो प्लस बी पर एक बल फोर्स कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, विद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के समांतर या विद्युत क्षेत्र की ओर, और माइनस के ऊपर भी एक बल होगा, इसकी डायरेक्शन होगी विपरीत। तो देखिए क्या होगा कि दो बल लगे हुए हैं, इसको इधर की तरफ खींचता है, ये इधर की तरफ, तो ये हमारा क्या होगा? ये बल युग्म का जो है इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, एलाइन, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में एलाइन या संरेखित करने का प्रयास करता है। चलिए हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल F इज इक्वल टू क्यू ई, डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर बल कितना हुआ? F डैश माइनस क्यू ई, ऐसे दिखा सकते हैं। दिशा क्या हो जाएगी इसकी? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे कि हमने यहां पर अभी देखा था। तो दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है, इनकी क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये दोनों बल एक बल युग्म यानी कि एक पेयर की भांति कार्य करते हैं और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, बल युग्म का आघूर्ण टोए इज इक्वल टू एक बल, कोई भी एक बल, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी डी। अगर हम इस डायग्राम से यहां पे देखते हैं, तो इस डायग्राम से हम देखते हैं कि साइन थीटा लंबटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल, कर्ण क्या है इसमें? 2l, तो कितना आ गया? d इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, यानी कि ये डिस्टेंस दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो इज इक्वल टू F इंटू ये 2l साइन थीटा। F की वैल्यू रख दीजिए, F कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, तो Q इंटू 2l इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? P इज इक्वल Q इंटू 2l, तो यहां पर वैल्यू रखने पर क्या होगा? टो इज इक्वल टू P E साइन थीटा। ओके, इसका मात्रक क्या आएगा? बल का मात्रक न्यूटन, डी का मात्रक मीटर, तो क्या आएगा? ये न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 साइन 90 के लिए, यानी थीटा इज इक्वल टू अगर 90 है तो टोए मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ई, टोए मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई। इससे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू टोए मैक्सिमम अपॉन ई।
अगर यहाँ पर ई का मान हम 1 लेते हैं, ई इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू टोए मैक्सिमम। क्या कह सकते हैं कि यदि किसी द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम या एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के लंबवत, थीटा इक्वल टू कितना पता था 90, लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाले अधिकतम दोबारा समझिए, अधिकतम बल आघूर्ण को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। जी हाँ, यदि किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का मान द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलम है। आप पहले इसको बोलिए, पहले इसको बोलिए, पहले इसको बोलिए, आपकी मर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अधिकतम मान को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ओके, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक सूत्रावली यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, बाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी हमारे वीडियो देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई परेशानी आती है या आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं या कोई नया सुधार चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा।